दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों समाजशास्त्र के महत्वपूर्ण प्रश्नों के अंतर्गत इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे ग्रामीण शक्ति संरचना एवं उभरता नेतृत्व, सामाजिक विघटन तथा वैयक्तिक एवं पारिवारिक विघटन से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को, जो आपके आगामी परीक्षाओं जैसे पीजीटी परीक्षा, गवर्नमेंट इंटर कॉलेज प्रवक्ता, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज असिस्टेंट प्रोफेसर, केंद्रीय विद्यालय संगठन और नेट जेआरएफ के लिए बहुत ही उपयोगी है। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों सबसे पहले हम ग्रामीण शक्ति संरचना और उभरता नेतृत्व से संबंधित प्रश्नों को देखेंगे। पहला प्रश्न है कि भारतीय समाज के अध्ययन में संरचनात्मक प्रकार्यात्मक परिप्रेक्ष्य का प्रयोग किसने किया है? ऑप्शन है AR देसाई, रामकृष्ण मुखर्जी, SC दुबे या DP मुखर्जी ने। तो सही उत्तर है ऑप्शन सी, SC दुबे। दोस्तों 1955 के बाद भारत में किए गए अध्ययनों में संरचनात्मक प्रकार्यात्मक या स्ट्रक्चरल फंक्शनल उपागम का प्रयोग किया गया है और इस उपागम के द्वारा संपूर्ण समुदाय का अध्ययन किया गया है। MN श्रीनिवास का कुर्ग का और SC दुबे का शमीर पेट का अध्ययन इसी उपागम के आधार पर है, जिसमें पूरे गांव की संपूर्णता का अध्ययन किया गया है। तो याद रखिएगा, भारतीय समाज के अध्ययन में संरचनात्मक प्रकार्यात्मक परिप्रेक्ष्य का प्रयोग SC दुबे के द्वारा किया गया है। अगला प्रश्न है दोस्तों, ग्रामीण क्षेत्रों में शक्ति के विकेंद्रीकरण के संदर्भ में किसने कहा है कि यह स्वीकार्य है कि लोकतंत्र विकेंद्रीकरण के बिना सफल नहीं हो सकता है? ऑप्शन है आर्यन इनामदार, KL शर्मा, B मेहता या B सिंह। तो सही उत्तर है B मेहता। दोस्तों ग्रामीण क्षेत्रों में शक्ति के विकेंद्रीकरण के संदर्भ में B मेहता ने कहा है कि ये स्वीकार्य है कि लोकतंत्र विकेंद्रीकरण के बिना सफल नहीं हो सकता है और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 40 में ग्रामीण पंचायतों के गठन पर बल दिया गया है। इसी उद्देश्य विशेष को ध्यान में रखते हुए ग्राम स्तर पर विकास योजनाएं और सामुदायिक कार्य प्रारंभ किए गए हैं। ग्रामीण प्रशासनिक व्यवस्था में सुधार करने के लिए भारत सरकार ने बलवंत राय मेहता की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया, जिसने ग्राम विकास और जनप्रतिनिधियों तथा स्थानीय संस्थाओं और प्रशासनिक शक्तियों के अधिक से अधिक डिसेंट्रलाइजेशन यानी विकेंद्रीकरण पर बल दिया है। अगला प्रश्न है, ग्रामीण शक्ति संरचना के परंपरागत स्वरूप और उसमें उत्पन्न वर्तमान परिवर्तनों को स्पष्ट करते हुए तंजौर जिले के श्रीपुरम गांव का अध्ययन किसने किया है? ऑप्शन है हेनरी मैन, मैकिम मैरियट, आंद्रे बेतेई या AC मेयर ने। सही उत्तर है ऑप्शन सी, आंद्रे बेतेई। दोस्तों आंद्रे बेतेई ने तंजौर जिले के श्रीपुरम गांव का अध्ययन करके पाया कि वहां जाति और वर्ग में संरचनात्मक समन्वय था। वर्ग और जाति परस्पर व्यापी हैं, किंतु कई बिंदुओं पर इन दोनों में विरोध भी था और इससे शक्ति का वितरण भी गांव में संस्तरण पैदा करता है। ये अध्ययन ये प्रकट करता है कि जाति, वर्ग और शक्ति के आधार पर गांव में स्पष्ट संस्तरण देखा जा सकता है और ये संस्तरण एक दूसरे से परस्पर संयोग नहीं करते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, ग्रामीण या वर्तमान ग्रामीण सामाजिक संरचना के विषय में दिए गए निम्नलिखित निष्कर्षों पर ध्यान दीजिए। पहला है, आप देख सकते हैं कि पहला है आज भी ग्रामीण शक्ति संरचना में उच्च वर्ग और जातियों में शक्ति केंद्रित है। B है कि निम्न जातियां और वर्ग शक्ति प्राप्ति की स्पर्धा में संगठित हुई हैं। C है कि ग्रामीण शक्ति संरचना के जिन नए धर्मनिरपेक्ष और प्रजातांत्रिक आधारों को विकसित करने का प्रयास किया गया था वे अभी भी प्रभावी नहीं हैं। और D है आपका कि ग्रामीण संरचना आज भी विभिन्न जातियों की संपन्नता विपन्नता से प्रभावित है। ये निष्कर्ष किसने दिया है? ऑप्शन है AC मेयर, BS कोहन, OP शर्मा और योगेंद्र सिंह। तो सही उत्तर है ऑप्शन D, योगेंद्र सिंह। आप देख लीजिए दोस्तों कि ग्रामीण नेतृत्व और शक्ति संरचना के नवीन प्रतिमानों का उल्लेख करते हुए डॉक्टर योगेंद्र सिंह ने कहा है कि गांव में आज भी शक्ति का केंद्रीकरण उच्च जातियों और वर्गों में है। निम्न जातियां और वर्ग संगठित होकर शक्ति प्राप्ति के लिए उच्च जातियों और वर्गों से प्रतिस्पर्धा कर रही हैं। इसके अलावा नवीन ग्रामीण शक्ति संरचना को जिन धर्मनिरपेक्ष और प्रजातांत्रिक मूल्यों के आधार पर विकसित करने का प्रयत्न किया गया था वे ग्रामीण मूल्य शक्ति संरचना में अधिक प्रभावपूर्ण नहीं बन सके और ग्रामीण शक्ति संरचना आज भी विभिन्न जातियों की संपन्नता विपन्नता से प्रभावित है।
अगला प्रश्न है दोस्तों, वर्तमान भारत में ग्रामीण नेतृत्व को निर्धारित करने वाला प्रमुख कारक कौन सा है? देखिए, आर्थिक, जातिवाद, धार्मिक और राजनैतिक। तो सही उत्तर है आर्थिक। और देख लीजिए दोस्तों, वर्तमान भारत में ग्रामीण नेतृत्व को प्रभावित करने वाला प्रमुख कारक आर्थिक स्थिति है। शिक्षा और योग्यता भी ग्रामीण नेतृत्व का निर्धारण करते हैं और परंपरागत ग्रामीण नेतृत्व में जाति का महत्व अधिक था। अगला प्रश्न है दोस्तों, ग्रामीण नेतृत्व के उभरते प्रतिमान की कौन सी विशेषता नहीं है? देखिए, ग्राम में प्रजातांत्रिक नेतृत्व का उदय, शिक्षा और युवकों के महत्व में वृद्धि, भूस्वामित्व, परिवार और जाति के प्रभाव में ह्रास या उच्च वर्ग की प्रधानता और प्रमुखता। तो ऑप्शन डी आपका ये ग्रामीण नेतृत्व के उभरते प्रतिमान की विशेषता नहीं है। दोस्तों, ग्रामीण नेतृत्व में प्रजातांत्रिक नेतृत्व का प्रादुर्भाव हुआ है, शिक्षा का महत्व बढ़ा है, नेतृत्व में केंद्रीकरण आया है, युवकों का बढ़ता हुआ प्रतिनिधित्व है, मध्यम वर्ग की प्रधानता है। इसके अलावा नेतृत्व में परिवर्तनशीलता, भूस्वामित्व, परिवार और जाति के प्रभाव में ह्रास हुआ है, अधिशासी नेतृत्व पर बल दिया गया है और उच्च जाति के महत्व में कमी आई है और साथ ही साथ स्त्रियों की भागीदारी में वृद्धि हुई है। अगला प्रश्न है दोस्तों, नेतृत्व किस प्रकार की प्रक्रिया है? द्विमुखी, त्रिमुखी, एकमुखी या अंतर्मुखी? तो सही उत्तर है द्विमुखी। देखिए, नेतृत्व दोस्तों समाजशास्त्र की अवधारणा के विकास में मैक्स वेबर का योगदान बहुत अधिक है। नेतृत्व की जो समाजशास्त्रीय अवधारणा है उसका विकास मैक्स वेबर ने बहुलता से किया है। वेबर के अनुसार नेतृत्व का अर्थ आदेश पालन की संभावना से है। इसके दो पक्ष हैं। पहले पक्ष में वे व्यक्ति अथवा समूह आते हैं जिनके पास आदेश देने का अधिकार होता है और दूसरे पक्ष में वे लोग शामिल किए जा सकते हैं जो आदेशों का पालन करते हैं। वेबर के अनुसार अधिकांश आदेशों का पालन दो बातों को ध्यान में रखकर किया जाता है, एक तो स्वार्थ पूर्ति की भावना के कारण और दूसरा प्रथाओं के कारण। अब आइए देखते हैं दोस्तों सामाजिक विघटन से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को। पहला प्रश्न है, किसी समुदाय में जब एक बड़ी संख्या में लोग अवैध साधनों के द्वारा अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने का प्रयत्न करते हैं तो इस दशा को क्या कहते हैं? ऑप्शन है सामाजिक विघटन, वैयक्तिक विघटन, श्वेत वसन अपराध या सांस्कृतिक विघटन। तो सही उत्तर है सामाजिक विघटन। दोस्तों, जब किसी सामाजिक इकाई के निर्णायक तत्व यानी व्यक्ति, समूह अथवा संस्थाएं स्वीकृत उद्देश्यों के अनुसार अपनी अपनी भूमिका निभाना इस सीमा तक बंद कर देते हैं कि उनके आपसी संबंधों में व्यवधान अथवा विशृंखलन उत्पन्न हो जाता है, तो ये दशा सामाजिक विघटन कहलाती है। इसमें किसी समुदाय में बड़ी संख्या में लोगों का अवैध साधनों द्वारा लक्ष्यों को प्राप्त करने का प्रयास किया जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, यहाँ पर देखिए कौन सी स्थितियाँ सामाजिक विघटन को बढ़ाने में मदद करती हैं? स्थितियाँ और उनके कार्यों में असंतुलन, अपराध, मद्यपान या फिर उत्प्रवास। तो सही उत्तर है ऑप्शन ए, स्थितियाँ और उनके कार्यों में असंतुलन। दोस्तों देखिए, स्थितियाँ और उनके कार्यों में असंतुलन जो है ये सामाजिक विघटन को बढ़ाने में मदद करती है। प्रत्येक व्यक्ति की समाज में निश्चित परिस्थिति होती है और उनके निश्चित कार्य होते हैं, लेकिन जब इन दोनों के सामंजस्य बिगड़ता है तो ऐसी स्थिति में सामाजिक विघटन होने लगता है। आत्महत्या, मद्यपान, अपराध, व्यभिचार और पागलपन ये सभी सामाजिक विघटन के प्रमुख परिणाम हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सामाजिक विघटन का कारण नहीं है? ऑप्शन देखिए, तीव्र सामाजिक परिवर्तन, सामाजिक मूल्यों में परिवर्तन, सामाजिक नियंत्रण या युद्ध। तो देखिए सामाजिक नियंत्रण। दोस्तों, सामाजिक विघटन तब उत्पन्न होता है जब संतुलन स्थापित करने वाली शक्तियों में परिवर्तन होता है और सामाजिक संरचना इस प्रकार टूट जाती है कि पहले के प्रतिमान अब लागू नहीं हो पाते और सामाजिक नियंत्रण के स्वीकृत साधन प्रभावशाली ढंग से कार्य नहीं करते। वास्तव में ये स्थिति सामाजिक नियंत्रण की कमजोरी का, समाज व्यवस्था के छिन्न भिन्न हो जाने की सूचक मानी जाती है। इसमें समाज के पुराने मूल्य लुप्त प्राय हो जाते हैं और नवीन मूल्य भी पूरी तरह से विकसित नहीं होते, जिससे समाज व्यवस्था कमजोर हो जाती है। अतः तीव्र सामाजिक परिवर्तन, सामाजिक मूल्यों में परिवर्तन और युद्ध के द्वारा सामाजिक विघटन की स्थिति उत्पन्न होती है। अगला प्रश्न है, सामाजिक विघटन के विषय में निम्नलिखित में से कौन सी बात सही नहीं है? ऑप्शन है, सामाजिक विघटन एक सापेक्ष अवधारणा है,
यह स्थिति और प्रक्रिया दोनों है। इसमें मतैक्य का अभाव होता है और इसमें सामाजिक नियंत्रण प्रभावी होता है। इसमें आपको बताना है कि कौन सा सामाजिक विघटन के विषय में सही बात नहीं है। तो सही उत्तर है ऑप्शन डी, इसमें सामाजिक नियंत्रण प्रभावी होता है। ये गलत है, क्योंकि जब तक समाज में सामाजिक नियंत्रण या सोशल कंट्रोल रहता है, समाज में संगठन बना रहता है। सामाजिक नियंत्रण में निहित शक्ति के डर से व्यक्ति मान्य व्यवहारों को अपनाता है, किंतु जब सामाजिक नियंत्रण के साधनों की शक्ति ढीली पड़ जाती है तो सामाजिक संबंध बिगड़ने लगते हैं, उनमें शिथिलता आ जाती है और वे धीरे धीरे पूरी तरह समाप्त हो जाते हैं। इससे सामाजिक विघटन होने लगता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से जो सामाजिक विघटन के लक्षण को व्यक्त नहीं करता है वो कौन सा है? ऑप्शन देखिए, प्रकार्यों का एक समूह से दूसरे समूह को हस्तांतरण, भूमिकाओं में संघर्ष, एकात्म का ह्रास या व्यक्तिवादी प्रवृत्ति का पतन। तो सही उत्तर है ऑप्शन डी, व्यक्तिवादी प्रवृत्ति का पतन। ये सामाजिक विघटन के लक्षण को व्यक्त नहीं करता है। दोस्तों, विघटित समाज अथवा सामाजिक विघटन के जो मुख्य लक्षण हैं उसमें रूढ़ियों और मूल्यों तथा संस्थाओं में संघर्ष, समितियों के प्रकारों में असंतुलन, व्यक्तिवादी विचारधारा, परिस्थितियों और भूमिकाओं में अनिश्चितता, मतैक्य का अभाव, सामाजिक नियंत्रण के साधनों की शक्ति का ह्रास, समस्याओं की अधिकता आदि है। इसमें व्यक्तिवादी प्रवृत्ति का पतन शामिल नहीं है। अगला प्रश्न एक महत्वपूर्ण कथन है। किसने कहा है कि सामाजिक विघटन एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा एक समूह के सदस्यों के बीच संबंध टूट जाते हैं या समाप्त हो जाते हैं? तो उत्तर है इलियट एवं मेरिल। दोस्तों, सामाजिक विघटन के संबंध में ये महत्वपूर्ण कथन कि सामाजिक विघटन एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा एक समूह के सदस्यों के बीच संबंध टूट जाते हैं या समाप्त हो जाते हैं, इलियट एवं मेरिल का कथन है। आप जान लीजिए दोस्तों, इलियट और मेरिल के अलावा R.E.L. फेरिस के अनुसार सामाजिक विघटन व्यक्तियों के बीच प्रकार्यात्मक संबंधों के उस मात्रा में टूट जाने को कहते हैं जिसमें समूह के स्वीकृत कार्यों को पूरा करने में बाधा पड़ती है। और इसी तरह एक विचारक हैं P.H. लैंडिस। इनका कहना है कि सामाजिक विघटन अनिवार्य रूप से समाज में नियंत्रण की व्यवस्था के भंग होने को कहते हैं, जिससे समाज में अव्यवस्था और गड़बड़ी उत्पन्न होती है। अगला प्रश्न है दोस्तों, किसने ये कहा है कि सामाजिक विघटन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा एक समूह के सदस्यों के बीच संबंध टूट जाते हैं या समाप्त हो जाते हैं? तो दोस्तों, सही उत्तर इलियट एवं मेरिल का कथन है। अगला प्रश्न है, किसने कहा है कि युद्ध सामाजिक विघटन का उग्रतम स्वरूप है? ऑप्शन देखिए, इमाइल दुर्खीम, इलियट एवं मेरिल, रॉबर्ट E.L. फेरिस या मार्टिन न्यूमेयर। तो सही उत्तर है इलियट एवं मेरिल। दोस्तों, इलियट एवं मेरिल ने कहा है कि युद्ध सामाजिक विघटन का उग्रतम स्वरूप है, यानी वार इज ए सोशल डिसऑर्गेनाइजेशन इन इट्स मोस्ट वायलेंट फॉर्म। अगला प्रश्न है दोस्तों, सामाजिक विघटन का मुख्य कारण सांस्कृतिक तथा संस्थागत विघटन है, ये कथन किस विद्वान का है? ऑप्शन है स्पेंगलर, टॉयनबी, कार्ल मैनहीम या सोरोकिन। तो सही उत्तर है ऑप्शन डी, सोरोकिन। दोस्तों, सोरोकिन का कहना है कि सामाजिक विघटन का मुख्य कारण सांस्कृतिक और संस्थागत विघटन है। और वर्तमान युग में आप जान लीजिए कि सामाजिक विघटन का कारण मूल्यों, आप देख सकते हैं दोस्तों, मूल्यों के कार्यों और क्षेत्र का सांस्कृतिक पतन है, जिसमें अधिक युद्ध, अपराधिता, क्रांति, आत्महत्या, मानसिक रोग इत्यादि और आगे ले जाता है। उसका मत है कि वर्तमान क्रांति न तो प्रजातंत्र के संघर्ष बनाम अधिनायकवाद, पूंजीवाद बनाम साम्यवाद या राष्ट्रीयता बनाम अंतर्राष्ट्रीयतावाद या निरंकुशता शासन बनाम स्वाधीनता को प्राप्त करता है, और न ही इसकी संस्कृति अपने चरम शिखर और पतन तक पहुंच पाती है। अगले प्रश्न पर आते हैं दोस्तों, निम्नांकित में कौन सामुदायिक विघटन की श्रेणी में सम्मिलित नहीं होता है? देखिए, तलाक, निर्धनता, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार। तो सही उत्तर है दोस्तों तलाक। देखिए, ऑप्शन ए आपका सही उत्तर है। तलाक जो है ये सामुदायिक विघटन की श्रेणी में शामिल नहीं है। भारत में सामाजिक परिवर्तन के कारण समुदाय के अंतर्गत बेरोजगारी, घूसखोरी, भ्रष्टाचार, निर्धनता, अपराध आदि में वृद्धि हुई है।
तलाक जो है ये वैयक्तिक कारण है जिसके फलस्वरूप पारिवारिक विघटन होता है। अब आइए दोस्तों वैयक्तिक एवं पारिवारिक विघटन से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखते हैं। पहला प्रश्न है निम्नलिखित में से वैयक्तिक विघटन का कारण कौन सा नहीं है। देखिए परिवार, धर्म, आर्थिक स्थिति और शिक्षा। तो इसमें आप देख सकते हैं ये प्रश्न जो है बहुत क्लियर नहीं है। इसका उत्तर मैं स्टार कर रहा हूँ। इसकी व्याख्या आप समझिए कि व्यक्ति और समाज एक दूसरे के पूरक हैं। दोनों एक ही सिक्के के दो पृथक पृथक पक्ष होते हैं। वैयक्तिक विघटन के प्रमुख कारणों में पारिवारिक उत्तरदायित्व, आर्थिक अवस्था, शिक्षा पद्धति, युद्ध, धर्म, निर्धनता, बेरोजगारी, गंदी बस्तियां हैं। और यहाँ ये स्पष्ट करना है कि शिक्षा किस प्रकार से वैयक्तिक विघटन का कारण है। वर्तमान में स्कूल, कॉलेज और अन्य शिक्षा संस्थाओं में ऐसे पाठ्यक्रमों को लागू किया जा रहा है जो कि विद्यार्थियों की रुचियों, क्षमताओं और सुविधाओं का कोई ध्यान नहीं देते हैं। इसके परिणाम स्वरूप विद्यार्थी समाज इस शिक्षा पद्धति से उदासीन होता जा रहा है। इस प्रकार की दूषित और अव्यवहारिक शिक्षा पद्धति से प्रशिक्षित व्यक्ति भी बेरोजगार रह जाते हैं, जिससे उनका विघटित होना स्वाभाविक है। अगला प्रश्न है दोस्तों, देख सकते हैं अगला प्रश्न इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित में से कौन सी दशा वैयक्तिक विघटन का कारण है। ऑप्शन है राजनीतिक अस्थिरता, बेरोजगारी, महंगी शिक्षा प्रणाली या तापक्रम में परिवर्तन। तो सही उत्तर है बेरोजगारी। ये जो विकल्प हैं इसमें से बेरोजगारी या अनएम्प्लॉयमेंट दोस्तों ये वैयक्तिक विघटन का कारण है। अगला प्रश्न है ये किसका मत है कि विचलन को केवल एक ऐसा व्यवहार कह के नहीं टाला जा सकता है जो कि समाज की स्थिरता में व्यवधान उत्पन्न करता है, वरन विचलन स्वयं भी नियंत्रित मात्रा में स्थिरता कायम रखने की एक महत्वपूर्ण दशा हो सकता है। ये कथन किसका है। ऑप्शन है मर्टन, इरिक्सन, पार्सन्स या माउरर। तो सही उत्तर है इरिक्सन। दोस्तों देखिए इरिक्सन का कहना है कि विचलन को केवल एक ऐसा व्यवहार कह के नहीं टाला जा सकता है जो कि समाज की स्थिरता में व्यवधान उत्पन्न करता है, वरन देख सकते हैं कि विचलन स्वयं भी नियंत्रित मात्रा में स्थिरता कायम रखने की महत्वपूर्ण दशा हो सकता है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित लेखकों के युग्मों में से कौन एक अपराध और विचलन के अध्ययन से संबंधित नहीं है। देखिए सदरलैंड और क्रीसे, इलियट और मेरिल, क्रोजर और रोजेनबर्ग और बार्न्स और टीटर्स। तो सही उत्तर है कोजर और रोजेनबर्ग। दोस्तों कोजर और रोजेनबर्ग ये संघर्ष सिद्धांत से संबंधित हैं, जबकि शेष सभी युग्म अपराध और विचलन के अध्ययन से संबंधित हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों विचलन का अनुकरण सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया है, आपको बताना है। देखिए एच.एस. बेकर, जी टार्डे, ई दुर्खिम या एस कोहेन। तो सही उत्तर है जी टार्डे। जी टार्डे का पूरा नाम गैब्रियल टार्डे है। इन्होंने विचलन के अनुकरण सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। उनका मानना था कि व्यक्ति का व्यवहार सामाजिक अनुकरण के द्वारा संभव होता है। यदि कोई गलत कार्य सीखता है तो भी किसी का अनुकरण कर रहा होता है। समाजशास्त्री सिद्धांत इसी पर बल देता है कि अपराधी प्रवृत्ति जन्मजात नहीं है बल्कि सीखा हुआ व्यवहार है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किसने विचलन को सांस्कृतिक लक्ष्यों तथा संस्थागत साधनों से उन्हें प्राप्त करने के बीच के अंतराल के रूप में परिभाषित किया है। ऑप्शन देखिए दुर्खीम, मर्टन, पार्सन्स या वेलरस्टीन। तो सही उत्तर है मर्टन। दोस्तों मर्टन ने विचलन की व्याख्या सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भों में की है। इनके अनुसार विचलन साधन साध्य असंगतता, देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, साधन साध्य असंगतता का परिणाम है। उन्होंने विचलन को सांस्कृतिक लक्ष्यों और संस्थागत साधनों से उन्हें प्राप्त करने के बीच के अंतराल के रूप में परिभाषित किया है। और एक संतुलित समाज लक्ष्यों और सांस्कृतिक साधनों को बराबर महत्व देता है, लेकिन अमेरिकी समाज सांस्कृतिक साधनों से अधिक महत्व सामाजिक लक्ष्यों को देता है। फलस्वरूप लोगों में साधनों की उपेक्षा कर लक्ष्यों को प्राप्त करने की प्रवृत्ति पाई जाती है। अगला प्रश्न है दोस्तों अनुकूलन और विचलन को एक ही पैमाने के दो छोर के रूप में किसने माना है। तो उत्तर है मर्टन, ऑप्शन बी। दोस्तों मर्टन का मानना है कि अनुकूलन और विचलन दोनों एक ही पैमाने के दो छोर हैं। अगला प्रश्न है एक व्यक्ति द्वारा सामूहिक जीवन से अलग थलग होकर आत्महत्या करना क्या कहलाता है। ऑप्शन देखिए अहमवादी, परार्थवादी, विसंगतिपूर्ण या व्यवहारिक।
तो सही उत्तर है ऑप्शन सी, विसंगतिपूर्ण। दोस्तों, नियमहीनता की दशा एक ऐसी स्थिति होती है जिसमें समूह की मूल्य व्यवस्था का व्यक्ति के लिए कोई अर्थ या महत्व नहीं रह जाता और वह अपने आप को अकेला, समूह से कटा हुआ, एक असमंजस और उलझन की स्थिति में पाता है। ये स्थिति व्यक्ति को आत्महत्या के लिए प्रेरित करती है और इस प्रकार की आत्महत्या विसंगतिपूर्ण अथवा मानक शून्यतावादी या अप्रतिमानित आत्महत्या कहलाती है। मानक शून्यता आत्महत्या न तो समाज के साथ अधिक एकीकरण का परिणाम होती है, न ही एकीकरण की शिथिलता के कारण व्यक्ति आत्महत्या करता है, बल्कि दुर्खीम के अनुसार इस प्रकार की आत्महत्याएं समाज में संकटकालीन स्थितियां जैसे आर्थिक मंदी, राजनीतिक उथल पुथल आदि की उपज होती हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, आर्थिक संकट में कौन सी आत्महत्या में वृद्धि होती है, आपको बताना है। ऑप्शन देखिए, परार्थवादी, अप्रतिमानित, अहमवादी या भाग्यवादी। तो सही उत्तर है देखिए ये कौन सा है, अप्रतिमानित। आप जानते हैं कि दोस्तों आर्थिक मंदी, आर्थिक संकट में कौन सी आत्महत्या, अप्रतिमानित आत्महत्या में वृद्धि होती है। अगला प्रश्न है, किस विद्वान ने तनाव को पारिवारिक विघटन का प्रमुख कारण माना है। ऑप्शन देखिए, क्रूगर, फोल्मस, मार्वर और एलियट और मेरिल। तो सही उत्तर है एरियट और मेरिल। दोस्तों, एलियट और मेरिल ने तनाव को पारिवारिक विघटन का प्रमुख कारण माना है। उन्होंने लिखा है कि पारिवारिक विघटन में पति पत्नी के बीच पाया जाने वाला तनाव ही नहीं आता, बल्कि बच्चों और माता पिता के मध्य पनपने वाला तनाव भी आता है। पारिवारिक विघटन का तात्पर्य पारिवारिक संबंधों में बाधा पड़ना है। ये संघर्षों के क्रम का वह चरम रूप है जिससे परिवार की एकता को खतरा पैदा होता है और ये संघर्ष किसी भी प्रकार का हो सकता है। संघर्ष के इसी क्रम को पारिवारिक विघटन कहते हैं। अगला प्रश्न है, परिवार के निम्न में से कौन से संबंधों का टूटना पारिवारिक विघटन का कारण बनता है। देखिए, रक्त संबंध, वैवाहिक संबंध, संयुक्त परिवार में रक्त संबंध और एकाकी परिवारों में वैवाहिक संबंध और इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर है ऑप्शन सी, संयुक्त परिवार में रक्त संबंध और एकाकी परिवारों में वैवाहिक संबंध। दोस्तों, सामाजिक परिवर्तन का एक परिणाम पारिवारिक विघटन के रूप में देखा जाता है। भारतीय समाज में पहले संयुक्त परिवार हुआ करता था, परंतु आज केवल एकाकी परिवार देखा जाता है। औद्योगिकरण, पाश्चात्य संस्कृतियों के से संपर्क, नगरीकरण, राजनीतिक कुचक्र आदि के कारण से परंपरागत हिंदू परिवार का विघटन हो गया है। परिवार में भाईचारे का भाव घट गया है। पति पत्नी का संबंध केवल यौन तक रह गया है। स्त्रियां परिवार के बाहर नौकरी करने लगी हैं या राजनीति में भाग लेने लगी हैं और पुरुष या तो घर पर बच्चों की देखभाल करते हैं या स्वयं किसी व्यवसाय में लगे रहते हैं। और प्राचीन भारतीय परिवार में बूढ़े माता पिता की सेवा करना पुण्य समझा जाता था। आधुनिक भारतीय समाज में उन्हें केवल बोझ समझा जाता है और आधुनिक परिवार संघर्षों और उपद्रवों का एक अखाड़ा बन गया है। इसे विघटित या टूटा हुआ परिवार कहना अधिक उचित होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, आप देखिए कि निम्नलिखित में से कौन सी समस्या पारिवारिक जीवन से संबंधित नहीं है। पारिवारिक विघटन, पृथक्करण, आतंकवाद और विवाह विच्छेद। तो सही उत्तर है टेररिज्म या आतंकवाद। दोस्तों, पारिवारिक विघटन, पृथक्करण और विवाह विच्छेद पारिवारिक जीवन से संबंधित हैं, जबकि आतंकवाद सामाजिक विघटन की श्रेणी में आता है। अगला प्रश्न है, समाज के वे व्यक्ति जो समाज के आदर्शों, मूल्यों और रूढ़ियों का विरोध करते हैं और उनमें परिवर्तन करने की चेष्टा करते हैं, समाज उनका नहीं किंतु वे समाज का मार्ग निर्देशन करते हैं। टॉयनबी ने ऐसे लोगों को क्या कहा है। ऑप्शन है रहस्यवादी, रचनात्मक अल्पसंख्यक, पथ प्रदर्शक या विद्रोही। तो सही उत्तर है रचनात्मक अल्पसंख्यक। दोस्तों, टॉयनबी के मतानुसार समाज के वे व्यक्ति जो समाज के आदर्शों, मूल्यों और रूढ़ियों का विरोध करते हैं, समाज उनका नहीं किंतु वे समाज का मार्गदर्शन करते हैं। वे रचनात्मक या सृजनशील अल्पसंख्यक कहलाते हैं और प्रत्येक सभ्यता का भविष्य सृजनशील अल्पसंख्यकों पर निर्भर करता है। सभ्यता के आरंभिक काल में वे कल्पनाशील, शक्तिशाली और चुनौतियों का बहादुरी के साथ मुकाबला करने वाले होते हैं। नेतृत्व की रचनात्मक क्षमता के कारण संबंधित समाज विकास के चरमोत्कर्ष बिंदु पर पहुंच जाता है, लेकिन जब वे चुनौतियों का ठीक से सामना नहीं कर पाते तो सभ्यता का पतन निश्चित हो जाता है। यानी सभ्यता का पतन सृजनशील अल्पसंख्यकों की चुनौतियों से पराजय है। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। इसमें आपने ग्रामीण शक्ति संरचना एवं उभरता नेतृत्व,
सामाजिक विघटन, व्यक्तिक एवं पारिवारिक विघटन से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर किया, जो आपके आगामी विभिन्न परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी हैं। आप इन प्रश्नों को तैयार कर लीजिएगा। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार।